कविता पर सुदीर्घ वक्तव्य तो हो गया। हम लोगों के लिए विस्तृत लगा होगा, आशीष जी के लिए छोटा ही था, क्योंकि विभाग में सब अतिरिक्त कक्षाएं चल रही हैं और सबसे ज्यादा अतिरिक्त यही ले रहे हैं। तो मामला ताजा है। आदरणीय मंच और मंच के सम्मुख बैठे हुए विद्वान साथी, सहृदय, साहित्य प्रेमी, छात्र और छात्राओं, सबसे पहले तो मैं अशोक वाजपेयी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बनारस के या बनारस से जुड़े कुछ युवा साथियों के, कुछ युवा रचनाकारों के इस अनुरोध को स्वीकार किया और निर्णायक बनने की सहमति की और पुरस्कार स्वरूप जो 70 प्रविष्टियाँ थी उसमें हिमांशु जमदग्नि के नाम पर अपनी मोहर लगाई। अशोक जी 2012 में हमारे विशेष अनुरोध पर शमशेर बहादुर सिंह शताब्दी समारोह में हिंदी विभाग के आयोजन में आए थे। इसके बाद लगातार बनारस में, बनारस फेस्ट में हमारी इसी मुलाकात, दिल्ली मुलाकात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता बीच में हिंदी विभाग के या इससे जुड़े किसी आयोजन में आप BHU में आए हो। तो ये इसमें भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे युवा साथियों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहाँ पर आए। गर्मी, तापमान बहुत है और तापमान इस आयोजन को लेकर के भी है और प्रकृति का तो तापमान है ही, तो दोनों के तापमान पर आपकी जो उपस्थिति है वो बहुत भारी रही। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। उन्मेष कविता सम्मान से सम्मानित कवि हिमांशु जमदग्नि को बधाई देता हूँ इस मंच से, क्योंकि प्रविष्टियाँ जब आ रही थी तो प्रविष्टियों से लगातार हम लोग गुजर रहे थे और जब ये प्रविष्टि मिली समय के भीतर तो ये बात हुई, मैंने अक्षर से कहा कि कुछ अलग रंग की कविता है। कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर मुझे भी निर्णय देना होता तो शायद इसी कर पर मैं ही मुहर लगाता, क्योंकि धौला कपाड़िया जिस कविता को अशोक जी ने पुरस्कृत किया, खास करके वो 25 भागों में लिखी हुई कविता है, कुछ अलग रंग की वो कविता मुझे भी दिखाई दी थी। और 24 वर्ष की आयु में एक कवि ने एक प्रेत के माध्यम से जो काव्य कथा का वितान रचा है। धौला कपाड़िया हरियाणा में एक प्रेत कथा है, प्रेत के रूप में जाना जाता है। तो उस प्रेत को आधार बना करके जिस तरह से इन्होंने रचा है और जिस तरह से इन्होंने वैताल यानी सत्ता के जो वैताल है उससे प्रेत का जो संवाद होता है और उसकी जो जितनी रचनात्मक बहुलता के जो विविध स्तर होते हैं जिससे वो कविता गुजरती है, वह बहुत ही हाहाकारी जीवन दृष्टि है और उस जीवन दृष्टि को पकड़ना कविता में ये बहुत बड़ी मूल्यवान उपलब्धि रही है। इस नाते भी हम आपको बधाई देते हैं इस समय में कि आपने इतनी अच्छी कविता लिखी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कविता अपने समापन में कविता के पक्ष में खड़ी होती है और कहती है कि धौला कपाड़िया के होने के लिए कवि का होना जरूरी है। यानी कवि में और धौला कपाड़िया के बीच जो संवाद होता है और दोनों में अंततः ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। यानी आप देखिए कि जो बात है कि लघु परिवेश, आप सब जानते हैं, हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं, जितना ही परिवेश हमारा सीमित होता है हमारी सोच भी उतनी ही सीमित होती है। बचपन में आजकल बच्चे सब जो 2000 के बाद 2002 के पैदाइश है, हम लोग जो 70 के दशक के लोग हैं और अशोक जी तो 40 दशक के हैं, तो हम लोग ये बातें बचपन में प्राइमरी स्कूल पढ़ के ये सोच ही नहीं सकते कुछ बड़ा बनना है। मेरी नायक तहसीलदार, प्रेत कथा बहुत होगा या सारी दंगा टाइप का यही भी तरसता था। IAS ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर तो बात ही छोड़िए, वो विकल्प ही नहीं के गाँव में रहते हैं और प्रेत कथाएं बहुत सुनाई देती थी। उस प्रेत कथा की को कविता का विषय बनाना, उस प्रेत को विषय बनाना और उसमें समकालीन जीवन संदर्भों को जोड़ करके, यानी उस
जीवन के उस यथार्थ को, जो सच था या नहीं था, यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उसको आज 2026 में कविता के रूप में व्याख्यायित करना एक आख्यान के रूप में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो इस कारण से भी जो अंततः वो कविता के पक्ष में खड़ी होती है। उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक वाक्य पर मेरा ध्यान तब भी गया था अशोक जी, और इधर भी जब कार्यक्रम की स्वरूप बना कि इंजन में तेल डालना जीवन जीने से कहीं ज्यादा कठिन है। ऐसे बहुत सारे संदर्भ है। अब इंजन में जिसने गांव में तेल डाला होगा और जिसने बूढ़ों के बीच बैठ करके प्रेत की कथा सुनी होगी, कैसे वह उछाल मारता है, कैसे डराता है, कैसे सुबह 4 बजे भोर में कोई बाहर गया सोच के तो पकड़ लिया, लोटा पकड़ लिया। ये सब जो प्रेत की कथाएं गाँव में चलती, और प्रेत गायब हो, उनको मोक्ष मिल गया। यहाँ बैठी जो आपकी नई पीढ़ी है वो प्रेत कथा नहीं जानती, उसको सबको मुक्ति मिल गई है। जैसे बनारस के सारे जिन मुक्त हो गए, लेकिन बचपन में बनारस के जिन्नों का इतना हाहाकार वृत्तांत हम सुनते थे तो मिठाई मुफ्त में बांटते हैं, नौकरी दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, जो मांगे दे देते हैं। और हनुमान जी से मुलाकात तुलसीदास की तो बनारस में जिन्ने नहीं कराई थी, किसी और को थोड़ी कराई थी, उसी ने बताया कि जाओ वही बैठा हुआ बाहर हनुमान। तो कुल मिला जुला कर ये है कि यह जो चीजें रही यह बहुत ही मूल्यवान रही। और यह नई संदर्भ कविता इस नाते भी मुझे लगी कि प्रेत काव्य 1950 में नागार्जुन ने कविता लिखी। 1950 से प्रेत काव्य नागार्जुन लिखते हैं, और जिसमें प्राइमरी स्कूल के मास्टर का नरकेश्वर यमराज से संवाद करते हैं। वो कविता बहुत अच्छी है नागार्जुन, लेकिन वो कविता कई बार व्यंग्य की भेंट चढ़ जाती है, और जो स्वरूप उसका उभर के आना चाहिए था वो नहीं आता। तो वो कविता अंततः जो है, जब वह आंतों में गुड़गुड़ेपन की बातें आती हैं, तब जाकर कहा कि ऐसे नहीं मरा है, जब आंतों में दर्द हुआ, गुड़गुड़ाहट शुरू हुई। बेसिकली मूलतः भूखमरी की कविता है, लेकिन व्यंग्य के माध्यम से कविता पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पाती। यह जो प्रेत की कथा है 1950 से 2026 के बीच का अंतर देखिए, लगभग 76 वर्ष हो गए हैं। 76 वर्ष के बाद उन प्रेत कथाओं में जिस तरह की समकालीन जीवन स्थितियों का मानविक चित्रण किया गया है, और जिस तरह से बैताल से संवाद करके नहीं, जो व्यवस्था के बैताल है, जो चिट्ठार के बोलते हैं, और जो इन छोटे छोटे लघु जीवन संदर्भों पर ध्यान नहीं देते या उनकी उपेक्षा करते हैं, या जिनकी टांगें काट लेती जाती हैं, जिनकी जांघें काटी, ये सारे संदर्भ उस कविता के भीतर आते हैं। और इस रूप में कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि उस कविता के कुछ खास संदर्भ में 1-2 वाक्य इसमें आते हैं। नहीं कहता कि उसकी कविता कोई असर रहा होगा, क्योंकि अभी एमए के छात्र हैं मानसो, उस कविता को पढ़ी नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो लगता है वो कविता अगर नागार्जुन के समूह में हो भी, तो कविता इन्होंने 76 साल बाद उस कविता को एक नया भास्वर स्वर दिया है, नई भास्वरता के साथ उन्होंने उस कविता को आलोकित किया। खास बात यह है, और इस रूप में भी मैं इनको एक बधाई देता हूं। अब जैसे कविता का जरूरी है दुनिया में बने रहने के लिए कवियों का होना और धौला कपालियों का होना, यह जो दुनिया में बने रहने के लिए कवियों का होना है, यह खास इस कविता की बहुत बड़ी बनावट है। अब आप देखिए कि इन्हीं के समय में, क्योंकि ये जो आशीष कह रहे थे, ये तो सही बात है कि बहुत सारी जो कविताएं इसमें लिखी जा रही, खास कर नए स्वर आ रहे हैं। एक बात है, कविता तो बहुत अच्छी, बड़ी प्रतिभाशाली कवि आ रहे हैं नई पीढ़ी में, बहुत सारे एक तरह का संवेदनात्मक बहुलता है इस नई पीढ़ी में। संवेदनात्मक बहुलता है, संवेदनात्मक एक रैखिकता नहीं है, एक खास बात यह है। लेकिन आप देखेंगे कविता के पक्ष में, क्योंकि कविता पर व्यवस्था का जितना ही दबाव बढ़ रहा है, नया कविता के पक्ष में उतना ही मुखर हो रहा है, ये बड़ी बात है। कविता समाज में कुछ करे या न करे, लेकिन कवि के नैतिक बोध के लिए, उसकी नैतिक सामर्थ्य और शक्ति के लिए कविता की जरूरत है। ये कवि लगातार पहचान कर, लगातार रेखांकित कर रहे हैं। एक चरवाहे का गीत है, केतन यादव इन्हीं के इलाहाबाद के छात्र हैं, 24 वर्षीय। एक चरवाहे का गीत, उनका भी संग्रह आया हुआ, उनको राजकमल से आया हुआ है। उसमें भी यह है कि मैं कवि के रूप में नहीं, कविता के रूप में जीना चाहता हूं। तो आप देखिए कि कविता बन के जीना
उस कह सकते हैं कि उस जो है पदार्थ की संपूर्णता का बोध कराना है, जिसके लिए कविता जानी जाती है। कविता देखिए, कोई भी कवि जो होता है वह पदार्थ की संपूर्णता का बोध, कविता जैसे कविता के बारे में अशोक जी की पुस्तक की है समय के बाहर। समय के बाहर में सत्य के बारे में एक खास बात अशोक जी ने लिखी है, वो ये है कि सत्य की बहुलता। अब इस सत्य की बहुलता, समय के भीतर जो सत्य की बहुलता है, यानी सत्य एक रेखी नहीं है, सत्य सिर्फ आपका नहीं है, सत्य के अनेक स्तर होते हैं और सत्य के कई आयाम होते हैं। तो कविता जो है इस सत्य की बहुलता के दायरे में पदार्थ की संपूर्णता का आधार हुआ करती है। और इस पदार्थ की संपूर्णता का आधार अगर आप देखेंगे तो इस रूप में इस कवि को या इस समय के कवियों को आप समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जो आवाजें हैं जिनको कि आशीष ने बहुत विस्तार से कवियों के नाम के साथ बताया। मैं कवि के नाम नहीं करने जा, उसमें समय बहुत जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जब हम इन समकालीन युवा स्वर को पढ़ते हैं तो सब अच्छी अच्छी बातें तो हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ है जो बहुत खटकता है। मैं जो खटकता है उस पर आज के दिन अपनी बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये जो खटकती है, परंपरा और स्मृति में आवाजाही का कम होना, परंपरा का गहरे स्तर पर बोध का कम होना, समकालीन जीवन स्थितियों, वर्तमान के संत्रस्त जीवन स्थितियों, उनके विपर्यस्त जीवन संघर्षों का रेखांकन तो खूब है, लेकिन परंपरा का बोध बहुत कम है। जबकि परंपरा के बगैर कविता न स्थायी हो सकती है और न ही दीर्घकालिक हो सकती है। स्मृतियों को लेकर के दो संग्रह अभी आए हैं। एक डॉक्टर अमरजीत राम यहाँ बैठे हुए हैं, स्मृतियां कभी नहीं मरती। दूसरा गौरव पांडे का है, स्मृतियों से घिरी है पृथ्वी। ये सब है, शीर्षकों में है, कविताओं में है, लेकिन जो वर्तमान युवा स्वर है वह अपनी स्मृतियों से लगभग कटा हुआ है। और उसका कारण यह है कि परंपरा से उसका संवाद बहुत कम रह गया है। उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि वह तुरंत जो घटनाएं घट रही हैं वो कविता का विषय बना करके उस पर अपनी पहचान या अपने कवि के अस्तित्व की मुहर चाहता है। देखिए, परंपरा का बोध आपको जितना ही अधिक होगा उतना ही जनतांत्रिक स्पेस अपने आसपास निर्मित करेंगे। परंपरा का संबंध केवल अतीत या स्मृति से नहीं है, बल्कि जनतांत्रिक स्पेस को रचने से भी है। याद करें, टी.एस. इलियट ने जब कहा था कि परंपरा बोध और व्यक्तित्व प्रज्ञा की बात कही थी, तो उसका जो संदेश था वो ये था कि परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा में व्यक्तित्व प्रज्ञा निर्णायक है, लेकिन दिखनी चाहिए परंपरा। परंपरा, कविता के भीतर परंपरा का बोध, सघन बोध दिखना चाहिए। व्यक्तित्व प्रज्ञा कहीं न कहीं वह थोड़ा सा एक डायल्यूट स्थिति में किनारे कहीं होनी चाहिए। नए स्वर में क्या है कि वैयक्तिक प्रतिभा बहुत दिखती है और परंपरा कहीं दब जाती है। इस बात को लेकर के जितने भी हम लोग वो पढ़ते हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनमें एक तरह की बेचैनी बहुत है, एक तरह की तुरंता पहचान की आकांक्षा भी बहुत है। और यह एक, क्योंकि देखिए क्या है कि आप जब परंपरा में जाएंगे तो सबसे बड़ी ईशावास्योपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू की बात करते हैं। कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू यथा कथ्यतो अर्थान विदथाक्षाद शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो जब वहां पर कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, तो कवि के बड़े दायित्व के स्वर की बात होती है और वहां भी पदार्थ की संपूर्णता की बात होती है। आप देखिए, अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर कवि है वेलेस स्टीवेंस। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है कि a poet is a person who speaks in a world full of people talking about। एक कवि क्या है?
बहुत सारी आवाजों के बीच वो कुछ अपनी बात कहने की कोशिश करता है। जब बहुत सारी आवाजों के बीच आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो वह बात कहीं न कहीं पूर्णार्थ में होनी चाहिए, खड्डार्थ में नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर जो बेचैनियां हैं, खासकर 2000 बाद की जो पीढ़ी आई है, 2000 बाद की पिछले 2 दशक में, उसमें खंडार्थ मूलक चिंतन इस कारण से है कि वो तुरंत पहचान चाहती है और तुरंत उसका कुछ न कुछ लाभ चाहती है। लाभ का मतलब यह है कि कहीं उसमें एक सेलेबल मेंटलिटी है। सेलेबल मेंटलिटी का मतलब कि हम जो कह रहे हैं वो निर्णायक हो, अंतिम है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मान लिए तब तो ठीक है, यानी वह दूसरे के सत्य को, अपनी स्मृत परंपरा के सत्य को, या उसके इसे जो सत्य विकसित किए जा रहे हैं उस पर उसका ध्यान नहीं है और उससे उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। यह एक बहुत ही घातक संकेत है जिसमें युवा पीढ़ी, और इसको मैं इस रूप में भी रेखांकन करना चाहता हूं, इस रूप में कि वो समझदार तो बहुत है लेकिन उसमें समझदारी का अभाव है। अब समझदार होना अलग बात है और समझदारी का होना अलग बात है। जरूरत है उस समझदारी की जिसके दायरे उसे लगे कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको कि पहचाना जाना चाहिए, जिसको कि देखा जाना चाहिए। तो इस रूप में अगर आप देखते हैं तो जो नई पीढ़ी की जो, क्योंकि मैं केवल नई पीढ़ी के उन तत्वों पर जो मैंने पढ़ते से मैंने महसूस किया कि वो चीजें दिखती हैं। आखिरी बात ये देखिए कि ये प्रवृत्ति कहाँ ले जाती है। ये प्रवृत्ति ले जाती है कि मैं जो लिख रहा हूं वो अंतिम है। अब मैं जो लिख रहा हूं अंतिम है, अंतिम कैसे हो सकता है? कविता लिखी कहाँ जाती है? कविता लिखी जाती भाषा के भीतर। भाषा स्वयं में अंतिम नहीं है, क्योंकि भाषा तो उत्पादन की स्थिति में जाती है। शब्द खुद उत्पादन वर्ड से जुड़ जाते हैं। रेमंड विलियम्स को याद करिए, हिंदी साहित्य के समाजशास्त्र आप सब जानते हैं। रेमंड विलियम्स का सबसे बड़ा योगदान तो यही तो था, कहा कि शब्द अपने अर्थ का स्वयं उत्पादन करते हैं। तो भाषा जब अपने अर्थ का खुद उत्पादन करती है तो अंतिम कैसे कविता हो सकती जिस भाषा में लिखी जा रही है? और जब कविता अंतिम नहीं हो सकती तो शब्द भी तुरंत डिकोड नहीं हो सकते। शब्द को भी डिकोड होने के लिए समय चाहिए। शब्द को भी कंडेंस होते हुए अपनी संस्कृति और अपने समाज तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। ये कविता बाजार नहीं है कि एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। उसमें बहुत धैर्य चाहिए, उसमें बहुत संयम चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुलांश कवियों में यह एक बड़ा भारी रोग है कि एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। और मैं समझता हूं कि यह जो स्थिति है यह बहुत ही खतरनाक है। इस रूप में खतरनाक है कि यह उनकी समस्त समझदारी के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध का काम करेगी। क्योंकि जब हमारे बीच में कविता के मूर्तिमान अक्षर स्वरूप 70 साल से जिसकी कविता में पैठ है, अशोक वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। और आज भी अशोक वाजपेयी को याद करिए तो बार बार कहते हैं कि कवि के रूप में मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कवि देखिए न तो निरपेक्ष होता है न निर्विवादित होता है। कोई कवि न तो निरपेक्ष हो सकता है न निर्विवादित होता है। कवि को तो निर्वध होना चाहिए। भवभूति के शब्दों में कवि को निर्वध होना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और समय के बीच अपना काम करते हुए भविष्य के बारे में उसे सोचना चाहिए। जिसे कहते हैं कारो निर्वध धरती विपुला। तो अब आप जो है क्योंकि निरपेक्ष होंगे, तो कवि का सबसे विशिष्ट आयाम उसका नैतिक होना है। अगर वह नैतिकता के बंधन से टूट जाएगा तो वह निरपेक्ष होकर के मर जाएगा। वो नैतिकता का मतलब यहाँ पर जीवन के मूल्य से है, सामाजिकता से है, और आप लोग कह सकते हैं निर्विवादित। ऐसा कोई अच्छा कवि नहीं है जिसको लेकर के विवाद पैदा हो। लेकिन विवाद कविता को लेकर के, कविता के भीतर उसके संदर्भों को लेकर होना चाहिए। कवि को लेकर के आजकल कविता का विवाद कम, कवि का विवाद ज्यादा हो रहा है। समस्या ये हो रही है क्योंकि वो क्या है कि भाई ऐसा कि हम बड़े कि तुम बड़े। नई पीढ़ी में बड़े होने का जो चक्कर है। हम लोग भी 90 से कविता लिख रहे हैं,
न तब बड़े होने के चक्कर में पड़े, न अब बड़े होने के चक्कर में पड़े। और साथ ही सारे कवि हमारे दौर में बोधिसत्व थे, देवी प्रसाद मिश्र थे, बद्री, नहीं सब हमारे दौर के इलाहाबाद के लोग थे। अब वही नहीं सबके, लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि एक का नाम ले लीजिए तो चारों नाराज हो जा रहे हैं। अब आशीष खतरा तो ले सकते, मैं खतरा नहीं ले सकता मैं खतरा नहीं ले सकता। तो कहने का आशा ये है कि इस रूप में मैं बात करता हूँ कि हमारे पुरखों को पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, कवि को दर्शन शास्त्र का, काव्य शास्त्र का, इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। और जिस समय के बाहर के बाद अशोक वाजपेयी सत्य की बातें करते हैं, सत्य को पकड़ने के लिए भी कई असत्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, कई समयों से होकर के समय को पकड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसा नहीं है कि कवि का कर्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कर्म है। न शब्दों न तदवाच्यम न सर्वनायो न सकला जायते यन्न काव्यम नमो भारो महान कवे। कवे है भारो, अरे बोझ नहीं है कविता, कविता जिम्मेदारी है। और कविता जिम्मेदारी का मतलब होता है कि कविता परंपरा के भीतर समकालीन जीवन स्थितियों को रचती है और भविष्य का संकेत करती है। यह थोड़ा सा मैं बस यहाँ यह कहना चाहता था कि थोड़ा सा जो युवा कवि हैं, जो नए कवि आ रहे हैं, जो नए कविता के रंग आ रहे हैं और कविता के नए रूट आ रहे हैं, उनमें थोड़ा धैर्य हो, थोड़ा पढ़ने का भी शौक हो और थोड़ा अपने पूर्वजों को, अपनी परंपरा को भी समझे। परंपरा में जितनी गहरी आपकी जड़ें होगी, पेड़ उतना ही कविता का आप बड़ा बनाएंगे, ये जान लीजिए। अगर जड़ें कम होगी तो वह पेड़ चमक के साथ तो कुछ दिन दिखेगा, लेकिन फिर एक ही बरसात में वो ढह जाएगा। आप सब आए, मैं हिमांशु को फिर बधाई देता हूँ बहुत बहुत।